नहीं नहीं, मैं तो भैया तो वो फ्राई होना पसंद करूंगा। आप एक सोच समझ के मजाक कर रहे हैं आप। मुजफ्फर भाई आप टॉपिक पे टॉपिक पे आए, डर गई आप? हैं। मैं बेचारी, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। इसका पार्ट नहीं हूँ, आगे आगे मूव करें प्लीज। देखिए पाकिस्तान के अंदर देखे हंसी मजाक भी जो है ना, वो भी उसमें भी खतरा होता है, और इसलिए रिबाहा जो है वो कहती है कि कहीं हम भी बेचारी के लपेट साथ में ना। वो सही कह रही है, उनके साथ हो चुका है, मैं समझ सकता हूँ उनका दुख। और मैं, हम लोग अच्छा कोई भाई, मजाक नहीं करते, हमारे अच्छा आपका तो एक फ्रेंडली रिलेशन है। अच्छा अच्छा भाई, आप अगले जन्म में विश्वास करते हैं कि अगला हाँ, जन्म भी होगा? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। देखिए ऐसा है ना मुजफ्फर भाई, ये शरीर और जीवन, और शरीर और जीवन जो है वो एक चीज नहीं है। जैसे जब मैं मर जाऊंगा तो ये शरीर तो यही रहेगा, मगर उसमें कोई हरकत नहीं हो रही होगी, तो कोई तो एक्सप्लेनेशन है ना कि क्या गायब हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ गीता में ये लिखा है ना कि ये जो आत्मा है उसको न तो उसका न तो बनाया जा सकता है, न तो निर्माण किया जा सकता है, ठीक है ना। नैनम छिंदंती शस्तानी नैनम, ऐसे करके है, जिसका मतलब है कि आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, ना ये ऐसे करके। आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको बर्बाद किया जा सकता है। ये थ्योरी बहुत डीप है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी भी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती, वो बड़ा, आप समझ रहे हैं ना, इसके बड़े प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पे काम करता है, और गीता में ये बात लिखी गई है कि आत्मा का भी न तो निर्माण किया जा सकता, न वो। तो होता क्या है कि आपकी जो जीवन, जो आत्मा है, वो फिर कई शरीरों में जाती है। जानवर के अंदर भी वही जीवन है जो मेरे अंदर जीवन है। तो हमारी आत्मा जो है कई बार वो जानवर के शरीर में जा सकती है, वो किसी और भी यानी हम अगले या पिछले जन्म में कोई जानवर भी हो सकते थे भाई। जो भी चीज जीवित है उसके अंदर आत्मा तो है ना। आत्मा का मतलब क्या? आत्मा को कोई आप उससे मत समझिए कि एक मैन टाइप का। आत्मा मतलब जो उसके जीवन का कारण है। तो इसलिए ये कहा जाता है, जैसे मैंने ये देखा है, टीवी पे देखा है, मैं एक दो लोगों से मिल चुका हूं जिन्होंने अपनी पुनर्जन्म की बातें बताई हैं, हूबहू बताई हैं, और ये आपको टीवी पे मिल जाएगा। इंडिया में एक वो IBN 7 वालों ने, उस समय इंडिया में तो ये सबको पाखंड, हिंदू पाखंड, पता नहीं क्या क्या कहते थे। एक लड़का 6 साल का उठता है, अपने माँ बाप को बोलता है, मुझे नहीं, 3 साल का लड़का कहता है मुझे वहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो। उसके घर से 2 किलोमीटर दूर वहां वो ले जाते हैं, उसका वो दरवाजा खटखटाता है बच्चा, और अपनी उसको जो लड़की दरवाजा खोलती है, वो उसे कहता है कि हाँ जी आप कौन है? तो फिर वो नीचे एक बच्चा होता है, कहता है तू मुझे पहचान नहीं रही है क्या? मैं तेरे बच्चे का, तेरे बालका का बाप हूं मैं। वो हैरान हो जाती है। फिर वो बोलता है कि जब मैं मरा था तू 6 महीने की गर्भवती थी, वो बात किसी को नहीं पता था। तो बोला उसका क्या हुआ? उसके बाद वो लड़का आज भी है धीरे धीरे, मगर अब वो अपने जीवन को भूल चुका है, पुराने वाले जीवन को। अब उसकी याददाश्त उतनी कम हो गई। उस समय वो बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे मेरे दुश्मनों ने मारा, उसके बाद मैं यहां आया, अपने घर की आत्मा, यानी घर में आत्मा आती है, वो बैठती है बकायदा। उसके बाद वो बोला कि हम वहां से उड़ गए, हमको कोई ले गया। फिर उसके बाद जो जो उसके समझ में आया उसने बोला। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो आपको दिख जाएंगी। अब ये कह देना कि जीवन समाप्त और उसके साथ आत्मा भी समाप्त, तो मैं इस चीज को, मतलब मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं पुनर्जन्म में, मेरा बहुत बड़ा यकीन है कि आत्मा जो है किसी भी फॉर्म में, किसी भी शरीर में वो जा सकती है। मनुष्य का ही शरीर नहीं, वो कुत्ता बिल्ली है वो, क्योंकि मैं, ये सब गॉड का क्रिएशन है। तो ये कहना कि गॉड में कुत्तों की रूह अलग है, बिल्ली की रूह अलग है, मनुष्य का रूह अलग है, मैं इसको नहीं मानता जी। और मुझे कई जो लोग हैं, कई हमारी बहनें भाई, वो ये कहते हैं हमें ऐसे लगता है कि पिछले जन्म में तुम हमारे भाई थे। ये इस तरह भी मुझे अक्सर लोग कहते हैं। हमारी बहन है एक कनाडा के अंदर, वो तो ये पक्की कहती मेरे तुम भाई थे, पिछले जन्म में तुम मेरे भाई थे। मुझे ऐसे पक्का यकीन है। मैंने कहा पता नहीं अब मैं था या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है तो शायद हूँ। ये जो सिद्धांत है ना, कर्मा का सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत में आप कई बार अपनी जिंदगी में, मुझे तो इस जन्म में भी नहीं कोई पहचानता। अच्छा, तो ये जो सिद्धांत ऑफ कर्म है ना, इसमें ये भी है कि आपको इस जन्म में अपने उस जन्म का भी भोग भोगना पड़ता है। समझ रहे हैं ना?
तो देखिए बहुत चीजें फिलोसफिकल होती हैं, सबका आंसर देना सही है गलत नहीं कहा जा सकता, ये फिलोसफीज है। लेकिन मैं पुनर्जन्म में मेरी अटूट और अकाट्य आस्था है, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है, अपने इन आंखों से देखा है, जो लोगों ने अपनी स्टोरीज बताई हैं, और ये आपको सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द, अब जैसे एक राजस्थान की लड़की थी, वो पैदा हुई 3-4 महीने, उसके पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, वो लगी टटर अंग्रेजी बोल रहे, बता रही मेरा नाम विक्टोरिया है, मैं न्यूयॉर्क से आई हुई हूं। तो अब अगर आप ये कहें कि उसको इतनी ट्रेनिंग दे दी जा रही है और ये सब टीवी के लिए है, तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई सच्चाई है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि ये होती हैं, मगर इतना आसान भी नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि आप वापस आते हो, फिर अंत में निर्वाण हो जाना, जब आप इस दुनिया से, इसीलिए हमारे कहते हैं जिसको कि निर्वाण मतलब निर्वाण का मैं वर्ड भूल रहा हूं जी, जब आप पृथ्वी लोक पे आना नहीं चाहते, कि बार बार आप आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जन्म का मतलब है कष्ट, दुख, मनुष्य जीवन में हो या कुत्ते के जीवन में या बिल्ली के जीवन में या किसी भी जीवन में, कष्ट और दुख ही है जीवन में। तो इसलिए आदमी ये कहता है कि अब मुझे वो कर दो कि मुझे इस पृथ्वी पे वापस ना आना पड़े किसी भी रूप में, ठीक है ना। इसीलिए हमारे कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानव का जीवन मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर की आत्मा और बाकी जीवों के अंदर की आत्मा अलग है, आत्मा सेम होती है। और वही लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और हमारे और आप, जब मैं मर जाऊंगा तो इस शरीर से बस वो एनर्जी निकल जाएगी और मेरी बॉडी यहाँ ऐसे पड़ी होगी। आप बोलेंगे अभिषेक भाई बोलिए, आप तो इतना बोलते थे, बोलिए अभिषेक भाई, दाढ़ी आप मेरी हिला रहे होंगे पर कुछ नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं? सही, मैं समझ रहा हूँ। चले, इसके ऊपर किसी दिन हम मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। अभी अगर हमने टॉपिक के ऊपर ना आए तो हो सकता है हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारी जो है वो जान यहीं पे निकाल दें। जी, रिबा म्यूट हैं आप, करके बोल लेती है। मेरी बात सुने नहीं। किसी ने कमेंट किया, रिबा आपकी हमशक्ल राजस्थान में है। ठीक है, देखें फिर आपका वो मुजफ्फर भाई आप गायब हो गए हैं। गायब नहीं हो गए, फ्रीज हो गए। मुजफ्फर जी, भाई मेरा भी पूर्ण जन्म जो है ना वो शायद यहाँ पर होने लगा है। और डॉक्टर साहब टॉपिक की तरफ बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलेंगे तो हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएंगे, आप बोलें तो बस एक बात। अच्छा, ट्रम्प ये क्या धमकी लगा रहे हैं हमास को कि जी जिस दिन मैंने अपनी सीट के ऊपर बैठना उससे पहले जो है अपने आप को इंसान बना लो वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये जरा बताइएगा इसके बारे में। ट्रम्प ने कह दिया वाकई खैर नहीं है किसी की। हाँ देखिए, बहुत बड़ी वार्निंग दी है ट्रम्प साहब ने। मतलब द मैन, देखिए ही कांट बी टेकन लाइटली नाउ। आप उनको ना बहुत लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रम्प जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसने अमेरिका को हिला के रखा हुआ है। काश पटेल को एफबीआई का उन्होंने हेड बना दिया, और काश पटेल ये कह रहे हैं कि मैं एक 7,000 ये जो एम्प्लॉई बैठे हुए हैं एफबीआई के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर और सीआईए के अंदर, बोला मैं इनको निकालूंगा चुन चुन के और इनसे कहूंगा जा करके तुम पुलिस और ये का काम करो। साथ साथ बोला था कि 7,000 10,000 लोगों की जरूरत क्या, बोल तो मेरा वो बड़ी तजवीज इनकी हो गई। अच्छा, तो वो बोल रहे थे कि भैया 7,000 8,000 एम्प्लॉयज की हमें जरूरत क्या है। देखिए हमास को भी देख, आप अब हमास ने क्या किया, कुछ दिन पहले एक बेचारे अमेरिकन उसका रिलीज किया वीडियो, और उसके बाद उसमें उसको जो बोला कि भाई मुझे बचा लो, और ये ब्लैकमेलिंग का काम है। अगर लड़ना है तो 1-to-1 लड़ लो आप। इस तरीके से कोई लड़ाई की जाती है? इस तरीके से तो कोई लड़ाई नहीं की जाती। अगर आप ईरान आपका सपोर्ट कर रहा है तो ईरान से बोलो 1-to-1 लड़ ले। लेकिन ये क्या तरीका है कि नॉन स्टेट पूरे मतलब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको आप बना दो टेररिस्ट, उसके बाद अगर एक्शन हो तो आप ये कहें कि भैया ये जो है सिविलियंस के ऊपर एक्शन हो रहा है। जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है मुजफ्फर भाई, आई डोंट नो आप सुने हैं कि नहीं, उसको लॉ ऑफ वॉर कहते हैं। तो लॉ ऑफ वॉर का पहला रूल है, द बेसिक प्रिंसिपल, द फंडामेंटल्स ऑफ द लॉज ऑफ वॉर और लॉज ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। यानी कि जो कॉम्बटेंट है और जो सिविलियन है उनके बीच में अंतर होना चाहिए।
उनके बीच में आपको पता होना चाहिए कि ये तो कॉम्बटेंट है और ये नॉन कॉम्बटेंट है, ताकि लेजिटिमेट मिलिट्री लेजिटिमेट टारगेट सिर्फ और सिर्फ कॉम्बटेंट बन सके, किसी निर्दोष बेचारे सिविलियन की जान ना जाए। लेकिन क्या ये कॉम्बटेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप हॉस्टेजेस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे कुछ लॉज ऑफ वॉर है, नहीं फॉलो, जैसे नदी में जहर मिला देना, पीने के पानी में जहर मिला देना, गांव के गांव को आग लगा देना, ये पिलेज कर देना, ये आज की डेट में इलीगल डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ये सब एक्शन नहीं किए जा सकते। क्या इजराइल के पास इतना वो नहीं है, वो चाहे तो जहां से वो पानी का सप्लाई वहीं से होता है, इजराइल के पास है, वो उसमें फिर जहर डाल दे। ऐसे नहीं लड़ी जाती हैं लड़ाइयां। अगर आपको लड़ना है तो फिर लड़िए, जैसे कि आपकी जो वो है पहचान, 1 to 1 लड़िए, सेनाओं को ले आइए, लड़िए, जो जीत जाएगा। आप तो यही कहते हो ना भाई कि आप लड़ लो, जिसका इलाका वही सिकंदर। अगर इसी प्रिंसिपल पे आपको मानना है तो फिर लड़े, फिर मर्द की तरह आके लड़े। अबे पीछे से इसको मार रहे हो, 100 इसको मार रहे हो, हम भी थक गए, आप भी थक गए। तो मेरे ख्याल से ट्रंप हैज सेंट अ वेरी, और ये किसको दिया, ये याद रखिएगा, हमास को नहीं दिया ये, कभी आप गलतफहमी में हो। ये अब तेहरान गई है मैसेज, ईरान को बोला है, तेहरान को दिया गया है ये मैसेज कि वो मार मारूंगा कि तुम याद रखोगे भाई, ऑल हेल विल स्पीक पे। उसने जो सेंटेंस बोला, अब वो भी स्पेशल एक ट्वीट किया, दूसरा वेबसाइट है, ट्विटर नहीं है वो, उस पे उन्होंने सुबह उठ के ये बोला है। और चूंकि उन्होंने उस बेचारे वो जो इजरायली अमेरिकन सोल्जर था, उसकी उन्होंने वो देख ली। तो ये ईरान को डिसाइड करना है, क्योंकि अगर ईरान ने अगर ऑर्डर दे दिया हमास को कि छोड़ दो इन बंधकों को, तो क्या वो बंधक नहीं छोड़े जाएंगे? आपको भी पता है मुजफ्फर भाई कि हमास के पीछे फोर्सेस कौन सी हैं, हमास को कौन पैसे दे रहा है, कौन उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे रहा है। अभी आप देखिए अलेप्पो गिर गया, अलेप्पो गिर गया ना, अब तो वहां पे भी वो खाना जंगी हो गई, वहां पर भी कुर्दिश महिलाओं को भी वो फिर से सेक्स स्लेव और ये सब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब पॉइंट ये है कि आप अगर अल बशद गिरता है तो अल बशद के गिरने का मतलब है सऊदी खुश होंगे, अमेरिकन खुश होंगे। मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, वहां रशिया पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि अल असद की सीट की गारंटी वो ली थी रशिया ने। तो अब पॉइंट ये है कि मिडिल ईस्ट में जो चीजें चल रही हैं उसमें हमास अगर होस्टेज नहीं छोड़ता है ट्रंप साहब के कहने के बाद, तो भोगेगा मिडिल ईस्ट। कुछ नहीं होगा इजराइल को, मैं आपको कह रहा हूं, इजराइल के अगर 100 लोग मर गए तो मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर देगा ये आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के आया। देखिए अब इन्होंने इंडिया को भी नहीं थ्रेटन किया कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा को कह रहा है तुम हमारे 51वां स्टेट बन जाओ। ये पता नहीं कौन सा माल फूंक के ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं, लेकिन जो भी है माल टन तारा है। तो आई थिंक कि हमास शुड टेक इट वेरी सीरियसली, और तेहरान शुड टेक इट वेरी सीरियसली। तेहरान को मैसेज मिल गया होगा, 20 दिन है, आप छोड़ दो। उसके बाद जैसे कि साउथ लेबानन और इजराइल में हो गया शांति समझौता, वैसा और भी जगह हो जाएगा। बिकॉज कि इजराइल जो अभी अटैक कर रहा है, उस अटैक के पीछे की रेशनलिटी वो ये देते कि जब तक तुम नहीं छोड़ोगे हॉस्टेज, हम मारते रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम मारते रहोगे हम हॉस्टेज नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो फिर जिसे कहते हैं कि सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया ना ये तो। जी, हम जब तक तुम छोड़ोगे नहीं हम मारते रहेंगे, और वो कह रहे जब तक तुम मारते रहोगे हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो सर्कुलर में बातें हो रही है उसमें नुकसान तो हमास का हो रहा है ना। कितने बड़े बड़े आपके जो नेतागण हैं वो तो चले गए, याहिया सिनवर चला गया, वो हिजबुल मुजाहिदीन वाला, अरे हिजबुल्लाह वाला बंदा चला गया, फिर उसके बाद हानिया चला गया। किसको नहीं उड़ा दिया उन्होंने? क्या चाहते हो भाई, पूरा का पूरा मतलब मिडिल ईस्ट खत्म करना चाहते हो? तो अब मेरी तो यही होगी रिक्वेस्ट कि प्लीज सेंसेस में आइए। दोनों आप भाई हैं, अरबी और यहूदी, वो भाई हैं आपके भी, दोनों के पिता अब्राहमी हैं। अब्राहम के सारा से निकले हुए बच्चे जो हैं वो यहूदी हैं, और इस्माइल से, हाँ इस्माइली आप लोग हैं। उनकी वाइफ का नाम मैं भूल गया, दूसरी वाली हाजरा का। तो आप लोग कजन है एक दूसरे के लिए,
आपको अल्लाह का वास्ता रुक जाइए। जी जी। और जी रिलीज रिबा, आप देख रही हैं कि जी ट्रंप के आने से कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे हमास को उन्होंने धमकी दी है। पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा बगलें बजा रहे थे पीटीआई वाले कि जी ट्रंप आएगा तो हमारे इमरान खान छूट जाएंगे। क्या कुछ दुनिया के अंदर तब्दीली आप देख रही हैं कि ट्रंप के आने से कुछ तब्दीली होगी आपकी नजर में? ट्रंप इसीलिए तो आया है कि वो शेख हसीना को वापस लेकर आएगा और इमरान खान को छुड़वा देगा। ट्रंप से ट्रंप का यही काम है। वरदान मिला है, वो वापस आना है, आ गया है, यानी कि वो जो प्रेसिडेंसी उसने जो संभालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तो वो वापस आया कि उसने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है जनाब, और साथ में शेख हसीना को उसने बांग्लादेश में वापस लेकर आना है। ये 2 चीजें तो उसने करनी आनी है। पक्की और है बाकी ये। हाँ, ये तो पक्की है। सबसे उनकी टॉप प्रायोरिटी भी तो सिर्फ यही है जनाब। टैरिफ बाद में आएगा, सब कुछ बाद में आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये चीज तो पक्की है कि इमरान खान तो छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा पीटीआई के लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहते हैं ना कि हमें ख्वाब में जीना नहीं चाहिए, ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और वो टैरिफ की अगर बात करते हैं तो वाकई वो धमकी देनी तो उनको पता है कि यूएस जो है वो इस टाइम बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। हमने इस पे प्रोग्राम्स भी पास्ट दिनों में किए कि ब्रिक्स को वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा इफ अगर आपने डी डॉलराइजेशन की, यानी कि वो बहुत उनके हार्श वर्ड्स हैं अपनी ट्वीट में। वो डी डॉलराइजेशन नहीं करना चाहते, बल्कि अपने वो करेंसी को और या अपने डॉलर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनको जो भी करना होगा वो करेंगे, ठीक है। और वो उनके कंट्री का इंटरेस्ट है। और बाकी रही बात उनके आने के, जब उनकी यानी कि उनके आने की खबरें आई कि इलेक्शंस वो विन कर गए हैं, तो हर कंट्री जो है वो बहुत डरा हुआ था, जिसपे हमने डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि बहुत डिफरेंट मीडियाज में देखे ट्रंप की बातें चल रही हैं कि ट्रंप आने के बाद ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा, यानी कि वो पॉलिसीज पे थोड़े परेशान है इन मामलात में कि आखिर क्या होने जा रहा है। तो रही बात अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं, मुझे ये बताएं। हम कमेंट्स पढ़ के हंस रहे हैं। एक भाई वो स्पैम कर रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम रिबा है, एक दफा मेरा नाम ले लें, मेरा नाम ले लें, मरने जा रहा भाई मेरा। किसी ने मेरे मरने पे चैनल बनाया हुआ है, मैं चेक करती, मुझे आलोक सर ने सेंड किया और मैंने देखा उसने सारी वीडियो डाली हुई कि रेस्ट इन पीस रिबाहा, रेस्ट इन पीस रिबाहा, और उस पर अच्छे खासे व्यूज भी होना कि 1 2 10 20 व्यूज हो, व्यूज भी अच्छे खासे। मतलब लिटरली मैं हैरान हो गई, किसी को जितना दिमाग है कि जो मुझे भड़काने में लगा हुआ है। तो चलें एक दफा नाम ले लें हमारा भाई, ये कहीं इसको हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या नाम क्या लेना है उसका? हिम्मत गुर्जर। हिम्मत गुर्जर। ये कौन सा गुज्जर है? हमारे नाम ना बुलवा लेना। हमारे अभिषेक भाई जो जिन्होंने भैंसे रखी होती है ना यहाँ पे, वो सारे गुज्जर होते हैं। ये पता नहीं वही वाले गुज्जर हैं। अरे भाई हमारे यहाँ गुज्जर बहुत लड़ाकू कौम होती है। मेरी कजन थी, वो बहुत ज्यादा दूध और ये चीजें ना बड़ी खाती पीती होती थी। ऑल्दो हमारी फैमिली में सारे बहुत अच्छा खासा मतलब सेहत सबकी है, तो वो बहुत खाती होती थी। हम उसको बचपन से तंग करते होते थे, तेरी शादी जो आपकी फैमिली में नहीं, उसको हम शुरू से तंग करते, तेरी शादी गुजरों में करनी है। वो लोग बहुत खाते पीते हैं, और वो ना उनकी जो मज्जे होती है ना, उनमें तो अच्छा खासा वो दूध जो है ना, वो तुझे पिलाया करेंगे डेली, तू खाली दूध पिया करी बैठकर। तो गुज्जर चले ले ले, ये हमारी जान नहीं छोड़ रहा भाई। हरियाणा कश्मीर आपको गुर्जर मिलते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े सज्जन लोग होते हैं। लेकिन हिम्मत भाई ये देखिए, भगवान का वास्ता, आप तो भगवान को मानते हैं, ये छोड़ दें यार। ये क्या रहे हैं, मैं भी देखूं जरा कमेंट्स। ये कह रहे हैं रिबाहा, आप कहते हैं कि आपको कोई जानता पहचानता नहीं, पूरा इंडिया तो आपका दीवाना है, तो कैसे हम दीवाना तो ना कहें, मैं वही कमेंट्स पढ़ने के लिए कहते हैं कि आपको कोई जानता। आपने ओरिजिनल खोल लिया। किधर है भाई ये हिम्मत गुर्जर, किधर है भाई? कमेंट सेक्शन नजर नहीं आ रहा। रिबाहा एक बार अभिषेक सर को बोलो आपका फ्लावर हूँ, एक बार नाम ले ले मेरा। हिम्मत गुर्जर मुझे दिख रहा है। तो भाई गुर्जर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। जी डॉक्टर साहब, हमारे इस रीजन में कोई फर्क आपको मिलेगा कि जो जैसे कि हम
पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारी जो पीटीआई वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जैसे ही ये कुर्सी के ऊपर बैठेंगे पहला इनका ऑर्डर यही होगा कि इमरान खान को रिलीज कर दो। तो भारत के अंदर भी कुछ ऐसे होगा या बांग्लादेश के अंदर? कहाँ से रिलीज कर दो? जेल से इसको छोड़ दिया जाए। ओके, मैंने कहा कि एकदम रिलीज ही कर दो। जी, रिबाहा चली गई, क्या हुआ? मेरे ख्याल से कुछ उनको आ गया होगा। देखिए मुजफ्फर भाई, ट्रम्प के पास जो इस समय मैंडेट है वो मागा का है। मागा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है ना? तो इसलिए वो मेरे छोटी बातों में कि इमरान खान को रिलीज कर दें और वो कर दे, नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनको डील करना है तो आपके आर्मी के साथ डील करेंगे। दुनिया का कोई भी आदमी जो सेंसिबल है, जिसको थोड़ी सी भी अकल है, पाकिस्तान में आके वो किसी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और इससे बात नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है। If you want to have some business in Pakistan, talk to army. Anyone will do that. हम इसीलिए नहीं बात करते क्योंकि हम कहते हैं हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम जब भी बात करेंगे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब दिक्कत है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का कुछ वो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब को पाकिस्तान आर्मी की जरूरत होगी, वो उन्हीं के साथ डील करेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। देयर इज वेरी लीस्ट चांसेस कि वो वीक गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। उनको कुछ करवाना होगा अमेरिका के फायदे के लिए करवाएंगे वो आपसे, तो वो क्यों, उनका क्या दिक्कत है? वो आप अपने पॉलिटिशियन को जेल में डालो, फांसी में चढ़ाओ उनकी भला से, ये आपका इंटरनल मैटर है भाई। आप नवाज शरीफ साहब को चुने, इमरान साहब को चुने, ये आपका अपना मैटर है। इंडिया को भी इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता भाई, ये आपका अपना मैटर है। तो उनको भी क्या मैटर है? उनको तो काम अगर लेना होगा तो ही विल ओनली ट्रांजैक्ट विद दोज हु कैन गेट हिम हिज वर्क डन। आप ही बताइए ना मुजफ्फर भाई, आप अगर मान लीजिए एक देश के हेड ऑफ स्टेट है और आपको पाकिस्तान से कुछ काम कराना है, तो यू विल मीन बिजनेस, यू विल गो टू सीरियस पीपल ना, नॉन सीरियस पीपल के पास जाने का क्या फायदा है? बिल्कुल। तो अमेरिका के जो कांग्रेस के रुकन है वो तो सारे के सारे कह रहे हैं कि जी इनको रिलीज किया जाए, ये इनकी आज़ादी के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो ये सारी चीजें गलत हो रही है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पे। देखिए, हर अमेरिका जो है उनका जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। उनके यहाँ एक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और काउकस होते हैं, पाकिस्तान काउकस, इंडिया काउकस, जर्मनी काउकस, ऐसे करके उनके आपके 2-3 सेनेटर, 2-3 कांग्रेसमैन जो है, 2-3 सेनेटर, 2-3 हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के लोग उसमें रहते हैं। तो ये लोग ऐसा बयान दे देते हैं, इसकी कोई बहुत ज्यादा सीरियस वैल्यूज नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो ये काउकसिस का काम है। वो ऐसे अमेरिका से बयान आ गए कि हाँ भाई अमेरिका जो छोड़ दो, उन्होंने उस बयान के भी कुछ 3-4 लाख डॉलर ले लिए होंगे कि हाँ भाई बयान जारी कर दिया, अब डॉलर रिलीज करो। तो इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? तो वो चूंकि वो प्रेशर ग्रुप का होता है, प्रेशर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है, लॉबीज कहते हैं इनको, ठीक है ना? तो आप जो वहां पे पीटीआई की लॉबीज होंगी, उन्होंने उनको बोला होगा कि भाई आप ऐसे स्टेटमेंट्स दे, बट अनलेस अंटिल द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट, रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट है, उनका कोई जैसे मिनिस्टर है, डीओजी, एलॉन मस्क है, विवेक रामास्वामी जी है, काश पटेल है, ये लोग सीरियस है, तुलसी गबार्ड जी हैं, दे आर सीरियस भाई, दे आर वेरी सीरियस पीपल। और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन प्रेजेंट जो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी मुजफ्फर भाई, डीप पेनिट्रेशन है इस बार ट्रम्प साहब की सरकार में, बहुत डीप, बहुत पावरफुल पोजीशंस पे इंडियन बैठ गए। एफबीआई का चीफ होना, आप समझ रहे हैं? एफबीआई का चीफ होना मतलब आपकी एफआईए है वो। अब मुझे नहीं पता आपकी एफआईए कितनी पॉपुलर होती है, मतलब क्योंकि अमेरिका एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में पुलिसिंग हमेशा स्टेट के पास होती है, और कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसको फेडरल ऑफेंसेस कहते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन और उसको जो है प्रोसिक्यूट करने का पावर एफबीआई के पास होता है। तो ये जो 50 स्टेट हैं, ये पुलिस की पुलिस होती है एफबीआई, जिसको हमारे यहाँ एनआईए कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, या हमारे यहाँ सीबीआई भी एक दूसरी एजेंसी है, उसको कहते हैं। तो एफबीआई का हेड काश पटेल को नहीं पता है पाकिस्तान क्या है, तुलसी गबार्ड को नहीं पता है पाकिस्तान क्या है। तुलसी गबार्ड से अभी कुछ दिन पहले किसी ने नरेंद्र मोदी साहब के लिए गोधरा वाला वो किया था, उसने पूरी गोधरा की हिस्ट्री बता दी। तुलसी गबार्ड ने किसके पहले क्या होता, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, वो चुप हो गए प्रोपेगेंडा करने वाले। सो दोज नाउ इन द हेल्म ऑफ द अफेयर, वो जानते हैं चीजों को। और कोई भी समझदार आदमी, मैंने फिर कहा
कि ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का मैटर है, पीपल आ जाए ना, लोग आ जाए सड़कों पे। जी जी बिल्कुल। या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है उससे वो करें, सिर्फ दुनिया को क्या लेना देना इमरान साहब। हमारी तो यही है कि भाई वो आए पॉलिटिक्स में पार्ट लें, लेकिन भाई जो आपकी गवर्नमेंट करेगी और जो आपका कोर्ट कहेगा हम तो देखिए उसी को मानेंगे। सच हमारे लिए तो मजबूरी है, इंस्टीट्यूशन वही है आपके। तो अगर कोर्ट ने कहा है कि इमरान साहब दोषी हैं, तो आई एम सो सॉरी टू से, डिस्पाइट हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इमरान खान, आई कैन नॉट टेक साइड ऑफ इमरान खान, बिकॉज मेरी नजर में वो एक सिस्टम से इंस्टीट्यूशनली करप्ट डिक्लेयर किए गए हैं, क्रिमिनल डिक्लेयर किए गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सारी चीजें एक्सप्लेन होगी। बाकी ये चीजें तो देखें, जो आपने इसके ऊपर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमास वहां पर जो एक्टिविटी कर रहा है उसकी वजह से हजारों लोगों की जानें गई हैं। उसका जिम्मेदार हमास ही है कि ना वो इस तरह के पंगे में जाता और ना इस तरीके से वो एक जंग शुरू होती है जिसमें अभी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। एक तो मिनट भाई, जी रोहन साहब आपको नमस्कार, सैनी जी, रोहित सैनी जी आपको नमस्कार, आप लोग को बार बार नमस्कार, लास्ट बार कहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर करे आप लोग खूब खुश रहें। हेमंत सैनी जी, रोहन जी, आप दोनों लोग बहुत खुश रहें। जी मुजफ्फर भाई। जी, इसी के साथ फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू मुजफ्फर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर।